देखिए आपका एविडेंस में चल रहा था कौन एविडेंस है कौन नहीं, यहाँ से भी आपका एक या दो क्वेश्चन बनने का पूरा चांस रहता है इस लिस्ट से। आपका बताया गया कुत्ते द्वारा खोजा गया साक्ष्य कई बार बना है, आपका ये बताया गया था। फिर आपका उत्तराखंड में जो पूछा गया कि सीसीटीवी कैमरे की में जो रिकॉर्डिंग होती है वह किस केस में एविडेंस माना गया, तो टोमासो बूनो के केस में। इसके बाद आपका भावभंगी भी यानी कि डी माइनर भी कई बार पूछा गया है कि क्या डी माइनर जो गवाह का है वह एविडेंस होता है कि नहीं होता है। और इसके बाद सेक्शन भी पूछा गया है कि सीआरपीसी में जो डी माइनर है वह आपका भावभंगी किस सेक्शन में है, तो 280 भाई रट कर जाइए। इसके बाद आपका बताया गया था जो बताया जा रहा था न्यायालय द्वारा किया गया स्थानीय निरीक्षण, ये भी यूपी जे में यूपी एपीओ में यानी कि हर एक राज्य में पूछा गया है। एक बार एमपी ने जो क्वेश्चन बनाया वह थोड़ा अंदर से सेक्शन में अंदर से बना दिया कि जो न्यायालय लोकल इंस्पेक्शन करता है उसका एविडेंस में क्या महत्व होता है। सब्सटेंसिव एविडेंस होता है कि कार्बोरेटिंग, कि केवल हेल्पिंग नेचर का। तो स्पष्ट बेयर एक्ट लिखता है 310 कि न्यायालय केवल और केवल क्या ले सकता है, सहायता। भाई ये सब अच्छे से तैयार रखिए। अब जब भी आप लोकल पर आइए तो ऐसी दशा में कह सकते हैं कि 3 सेक्शन एक साथ पढ़िए, क्योंकि पिछली बार आपका सेक्शन जो पूछा गया था वह आपका मैंने बिहार और झारखंड में 139 पूछा गया था, तो वहीं 3 सेक्शन आपका बताया जा रहा था। फिर हम तीनों सेक्शनों को एक साथ बता रहे हैं और प्रयास करिए कि तीनों को एक साथ तैयार रखिए प्री के लिए। सीआरपीसी का सेक्शन है 139, फिर आपका 148 और 310। एक एक लाइन कम से कम याद रहे तीनों सेक्शन। देखिए आपका पूछा क्या गया था, लोकल इन्वेस्टिगेशन स्थानीय अन्वेषण का प्रावधान सीआरपीसी की किस धारा में है, तो 139 मारिए। अगर हल्का सा चेंज करें कि लोकल इंक्वायरी स्थानीय जांच की धारा में है, तो सेक्शन 148 मारिए और यही क्वेश्चन बन जाए लोकल इंस्पेक्शन स्थानीय निरीक्षण की धारा में है, तो आपका जवाब रहेगा 310। आगे डिटेल में अब ये है कि क्या ये एविडेंस माने जाते हैं कि नहीं माने जाते हैं, और इसका एविडेंस ये माने जाते हैं। अगला आपका बताया गया था शिनाख्त, बताया गया था भाई आइडेंटिफिकेशन, वो भी कई बार क्वेश्चन आपका बना है और किस सेक्शन में सुसंगत है 9 में, और आपका कोरिलेशन भी करके लिखवाया गया। सीआरपीसी की जो सेक्शन एपीओ में पूछा गया है वह 54A पूछा गया है, और BHULLM में बताया गया था कि कौन संपादित करा सकता है पहचान परेड, तो मजिस्ट्रेट। ये पूछा गया था, आगे डिटेल में आपका बताया जाएगा, ये नहीं कि समाप्त हो गया। अगला देखिए आपका जुडिशियल, आपका कह सकते हैं कि नोटिस, यानी कि अगला हम बता रहे हैं न्यायिक अवेक्षणीय तथ्य। तो न्यायिक अवेक्षणीय तथ्यों पर भी एक क्वेश्चन आपका बनता है कि जुडिशियल नोटिस क्या होती हैं। तो पहले तो जुडिशियल नोटिस के बारे में एक दो लाइन जानिए, डिटेल में बताया जाएगा। जुडिशियल नोटिस का मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे तथ्य हैं जिन्हें न्यायालय स्वयं स्वीकार करने के लिए बाध्य है। अर्थात न्यायालय स्वयं जानने के लिए बाध्य हैं, उन्हीं तथ्यों को हम जुडिशियल नोटिस कहते हैं।
इसके लिए जो प्रावधान किया गया है मुख्य रूप से दो सेक्शन में किया गया है, एक 56 में और दूसरा 57। तो आपका क्वेश्चन ये बनता है कि जो न्यायिक अवेक्षणीय तथ्य हैं, जो जुडिशियल नोटिस वाले तथ्य हैं, उन्हें अलग से साबित करना आवश्यक नहीं है, ये 56 बताएगी। और कितने तथ्यों को न्यायालय जुडिशियल नोटिस लेगा, ये 57 में है। एक तो तथ्य याद रखना है 13 तथ्य। भाई कितने तथ्य? जो यूपी एपीओ में क्वेश्चन इससे बना वह सामान्य क्वेश्चन बना कि किसकी न्यायिक अपेक्षा की जाएगी, तो भारत में प्रवृत्त सभी विधियों की, प्रथाओं की, रूढ़ियों की और पर्सनल विधियों की उपर्युक्त सभी, तो उपर्युक्त सभी को मानेगा न्यायालय। लेकिन बिहार जो जे में क्वेश्चन बना वह आपका अंदर से बना कि किसकी न्यायिक अपेक्षा नहीं की जाएगी। और वहीं नहीं वाला क्वेश्चन खतरनाक है, क्योंकि नहीं वाला क्वेश्चन तभी कर पाएंगे जब 13 बातें क्या रहे याद। वैसे बिहार जे में मेंस में भी बन चुका है। तो क्या जो जुडिशियल नोटिस होता है उसे एविडेंस माना जाता है कि नहीं माना जाता है? और दो धाराएं कौन कौन से याद रखेंगे? एक आपका कह सकते हैं कि 56 और दूसरा कौन सा 57 बताया जाएगा आगे। अब आइए न्यायाधीश का पर्सनल नॉलेज, या न्यायाधीश का जो व्यक्तिगत ज्ञान होता है, जो पर्सनल नॉलेज होता है, क्या वह आपका एविडेंस माना जाएगा कि नहीं? इसका मतलब थोड़ा समझिए, केस सहित ये क्वेश्चन आता है। और जो न्यायाधीश का व्यक्तिगत ज्ञान है यह साक्ष्य है कि नहीं, ये साक्ष्य नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता इस पर हम तर्क वितर्क करेंगे, लेकिन पहले केस बता दें। हर प्रसाद बनाम शिव दयाल का केस है। हर प्रसाद बनाम शिव दयाल, हर प्रसाद है भाई, हर प्रसाद बनाम शिव दयाल का केस है, जिसमें ये कहा गया कि जो जज का पर्सनल नॉलेज होता है वह एविडेंस नहीं माना जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी घटना के बारे में कोई न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को व्यक्तिगत नॉलेज है, तो क्या उस नॉलेज के आधार पर वह अपना निर्णय सुना सकता है कि नहीं, और उस नॉलेज को साक्ष्य में पेश कर सकता, माने साक्ष्य में माना जा सकता है कि नहीं? नहीं, क्योंकि आपका न्यायालय का कह सकते हैं कि ये तर्क है, न्यायालय का कई सिद्धांत हैं। आपका उन सिद्धांतों को थोड़ा 2-4 मिनट देखिए अलग से। पहला सिद्धांत है कि केवल न्याय होना ही नहीं चाहिए, बल्कि समाज में एक मैसेज जाना चाहिए कि न्याय हुआ है। और ये बातें जो आपका बनारस में विवाद चल रहा है, जो अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, आपका जो बनारस में विवाद चल रहा है, जब जज ने दो अन्य कमिश्नरों को बनाया तो ये बातें स्पष्ट निर्णय में लिखा आदेश में कि इसलिए हम दो कमिश्नर और बना रहे हैं, ताकि केवल न्याय होना ही नहीं चाहिए, बल्कि समाज में एक संदेश जाना चाहिए, एक मैसेज जाना चाहिए कि न्याय हुआ है। दूसरा आपका, कोई भी व्यक्ति स्वयं अपने मामले में निर्णायक नहीं हो सकता। और तीसरा आपका, न्यायाधीश अपने व्यक्तिगत ज्ञान के आधार पर किसी मामले में फैसला नहीं सुना सकता, क्योंकि न्याय की देवी हैं। वहीं आपको सिद्धांत पकड़ना है, तराजू ली हैं और न्याय की देवी की आंखों पर क्या बंधी हैं? पट्टी। यानी कि न्यायाधीश न तो वादी को पहचानता है न प्रतिवादी को, और दोनों पलड़े हैं आपके तराजू के,
दोनों पक्षकार अपने अपने एविडेंस पेश करें, ये नहीं कि आंख की पट्टी उठाकर खुद ही एविडेंस पेश कर दे। अतः जो व्यक्तिगत ज्ञान है उसका यूज नहीं किया जाएगा। जो पक्षकार साक्ष्य पेश किए हैं आप उस पर विचार करिए और उस आधार पर क्या दीजिए फैसला। आपको अपने व्यक्तिगत ज्ञान के आधार पर फैसला नहीं देना है। अब अगला आया जाए सह अभियुक्त की संस्वीकृति। अभी बिहार में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन आपका बिहार में भी भाई ये क्वेश्चन आया था एपीओ में, आपका अच्छा क्वेश्चन इस पर बना था। जो को एक्यूज्ड होता है, जो सह अभियुक्त होता है, उसका जो बयान होता है, जो साक्ष्य होता है, क्या वह आपका एविडेंस माना जाता है कि नहीं? तो अपना दिमाग नहीं लगाना है। आपका अपना दिमाग न लगाकर जो बेयर एक्ट की भाषा होगी उसी को कवर करना है। और पहली वरीयता किसको देना है? बेयर एक्ट। तो पहले सह अभियुक्त समझिए, तब आपका केस एक बताया जाए। पहले सह अभियुक्त भाई नए लोग समझें, क्योंकि आपका क्वेश्चन देखिए क्या है, आपका सामान्य नियम और आपका सेक्शन 30 काम करेगा एविडेंस का। लेकिन 4-5 नए नए नियमों से परिचित होइए और कैसे बिहार ने घुमावदार क्वेश्चन एपीओ में बनाया आपका, हमें उसको भी देखना है। देखिए सामान्य नियम क्या है। पहले तो सह अभियुक्त या को एक्यूड किसे कहा जाएगा ये पहले। तो जब जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों का, यानी कि व्यक्तियों की संख्या कितनी हो, कम से कम कितनी? दो। एक ही अपराध के लिए अलग अलग अपराध की एक ही अपराध के लिए और ज्वाइंट ट्रायल चल रहा हो, यानी कि संयुक्त विचारण चल रहा हो। कैसा विचारण चल रहा हो? तो ये आपस में आपका कहे क्या जाएंगे? आपका सह अभियुक्त या को एकूट। तो 3 शर्तें आपका हैं। व्यक्ति अभियुक्तों की संख्या 1 से अधिक हो, दूसरा उनका ज्वाइंट ट्रायल चल रहा हो और संयुक्त विचारण चल रहा हो, और संयुक्त विचारण अलग अलग अपराधों के लिए नहीं बल्कि माने कैसे अपराध के लिए? एक ही अपराध के लिए। तो इन्हें आपस में क्या कहेंगे? आपका को एक्यूड या सह अभियुक्त। अब आगे नियम देखिए। सामान्य नियम ये है कि यही बिहार में क्वेश्चन बना था। हाँ, ये दूसरा भाई पॉइंट उठाना जो बनता है, ये जो सेक्शन 30 हम बता रहे हैं आगे डिटेल में चलेगा। जो हम सेक्शन 30 बता रहे हैं ये सेक्शन केवल और केवल क्रिमिनल मामलों में लागू होता है, यानी कि आपराधिक में लागू होता है, सिविल में नहीं। अगला याद करना है। तीसरा जो नियम आपको याद करना है वह एविडेंस में आपका तीसरा नियम यह याद करना है कि सामान्यतः एक अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति दूसरे के विरुद्ध साक्ष्य में प्रयोग नहीं की जाती। इसका मतलब इस उदाहरण में ये रहा कि अगर ए, यानी कि अभियुक्त नंबर ए अपने द्वारा किए गए अपराध को एक्सेप्ट कर ले, यानी कि कन्फेशन कर ले, स्वीकार कर ले, अर्थात लीगल भाषा में संस्वीकृति करे। अर्थात ये कहता है कि मैंने तो अपराध किया ही, लेकिन मेरे साथ कौन शामिल थे अपराध में? बी। तो सामान्य नियम ये है कि जो व्यक्ति कन्फेशन करता है वह कन्फेशन केवल और केवल उसके अगेंस्ट में ही प्रयोग किया जाता है, यानी कि किसके विरोध में प्रयोग किया जाएगा? ए के। लेकिन यह ला का एब्सोल्यूट रूल नहीं है। धारा 30 इसका अपवाद है, जहाँ की अगर दोनों सह अभियुक्त हैं तो ए द्वारा की गई संस्वीकृति
बी के विरुद्ध भी एविडेंस में प्रयोग की जाएगी। और यही आपका 5-6 लाइन बनाकर बिहार आयोग ने दिया था और सेक्शन पूछ लिया था। तो सेक्शन किस में है? 30 में। अब आइए आगे चला जाए भाई। यानी कि ए कहता है कि मैं तो अपराध किया ही, मेरे साथ कौन थे? आपका भी थे। तो दूसरा जो सामाजिक नियम बनाना है, हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी क्या करेंगे? ले डूबेंगे। यानी कि ए तो डूबेगा ही, क्योंकि अपना अपराध क्या किया है? स्वीकार। लेकिन किसको फंसाता है? बी को। और ये कहता है कि बी भी हमारे साथ अपराध किया है। यानी कि ए तो डूबेगा और बी को भी क्या करेगा? ले डूबेगा। तो ये सिद्धांत की धारा में है? 30 में। अब ये सत्य घटना पर आधारित है। आप लोगों को भी एक उदाहरण बनाया जाए, बताया जाए। आपका सत्य घटना ये है जो मैं बता रहा हूँ, एक बार 2 बार बताया भी गया है, फिर एक बार एक उदाहरण बताया जाए तब आगे बढ़ा जाए। आपका बिहार का ही उदाहरण है। यहीं के एक लोग थे सीनियर, बिहार में एग्जाम देने गए आपका, और आपका वहाँ एक लॉ ट्रेनर मिल गई जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में लॉ ट्रेनिंग करती थी। तत्पश्चात परिचय हुआ, फिर दो चौरा शुरू हो गया। तो यानी कि इन्होंने कहा कि मेरा जीएस बहुत तैयार है, तो लड़की ने कहा कि मेरा ला बहुत तैयार है, मैं ला ट्रेनर हूँ। मैंने आपका 56 इंची सीना निकाल के कि मैं क्या हूँ? ला ट्रेनर हूँ। अब सौभाग्य देखिए कि आगे पीछे सेंटर भी पड़ गया एक ही जगह। फिर आपका हुआ कि जो सब्जेक्ट आपका तैयार है आप बताइएगा, हमारा तैयार है हम बताएंगे। दोनों लोग बताए, दोनों लोग खुशी खुशी सेंटर से बाहर आए। अब बाद में पता लगा कि हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी क्या करेंगे? यानी कि जो लड़की बताई वो भी इनको पूरा जानबूझकर गलत बता दी, और जो लड़का बताया वो भी जानबूझकर क्या बता दिया। तो इसीलिए परीक्षा भवन में दूसरे पर विश्वास न करिए। इसका सबक इसका मिला कि दूसरे पर विश्वास न करिए। फिर हमारे यहाँ फ़ोन किए और पूरी कहानी बताए, तो वही आपका वो कहानी किस सेक्शन में सेट हो गई? 30 में। अब आगे देखिए भाई, अगला नियम देखिए। अब ये आया कि ए ने जो कन्फेशन किया है ये सह अभियुक्त की संस्वीकृति होगी, और बी के खिलाफ आपका किस रूप में एविडेंस में प्रयोग की जाएगी? तो पहली वरीयता आपको देना है बेयर एक्ट का कि धारा 30 में बेयर एक्ट क्या लिखता है? तो न्यायालय अन्य सह अभियुक्तों के खिलाफ ऐसी संस्वीकृति को विचार में ले सकेगा। तो पहला वाक्य में क्या देखना है? सहअभियुक्त की संस्कृति का साक्षिक मूल्य में कि न्यायालय विचार में क्या करेगा? ले सकेगा। अब विचार में कितना ले, ये तो दिया नहीं गया है। इसके लिए एक केस जिम्मेदार है, और वह केस है कश्मीरा सिंह का। यानी कि कश्मीरा सिंह बनाम स्टेट ऑफ एमपी का। तो कश्मीरा सिंह का केस किससे संबंधित हुआ? धारा 30 से। किससे संबंधित हुआ? सह अभियुक्त की संस्कृति। तो क्या केवल सह अभियुक्त की संस्वीकृति के आधार पर दूसरे सह अभियुक्त को सजा दी जा सकती है कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं दी जा सकती, क्योंकि यह साक्ष्य सामान्यतः माना ही नहीं जाता। यह एक कमजोर प्रकृति का साक्ष्य होता है, और केवल ये कि ए बयान दिया है तो उस आधार पर भी को सजा दी जाए, ये संभव नहीं है। अन्य साक्ष्य भी क्या होने चाहिए? होने चाहिए। तो सहअभियुक्त का साक्ष्य अगर आए एविडेंशियल वैल्यू, तो न्यायालय विचार में क्या करेगा? ले सकेगा। बस एक लाइन मारना है। कौन सा केस मारना है? कश्मीरा सिंह। अब इसी पर आपका तुरंत एक कॉम्प्लेक्स पढ़ लेना है। आपका सह अपराधी, अभियुक्त नहीं, आपका सह अपराधी पढ़ना है। देखिए आपका अब अगला आया कि जो ए कॉम्प्लेक्स होता है, खूब क्वेश्चन बनता है प्री और मेंस में, उसमें जो सह
अपराधी जो होता है ये कॉम्प्लेक्स होता है, उसका साक्ष्य माना जाता है कि नहीं माना जाता है। और सब्टेंसिव एविडेंस है, सारवान साक्ष्य है। केस पूछे तो भुवनी साहू का केस है, भुवनी साहू का केस याद रखिए। सेक्शन पूछे तो 133 रट कर जाइए, कौन सा केस है, भुवनी साहू, कौन सी धारा है, साक्ष्य माना जाएगा कि नहीं। तो कैसा साक्ष्य है, संपोषक की सारवान यानी कि कार्बोरेटिंग नेचर का कि आपका सब्टेंसिव। तो आइए सह अपराधी समझिए, जैसे सह अभियुक्त समझे। सह अपराधी का मतलब क्या हुआ, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी अपराध को या तो करते हैं या उस अपराध को करने में भागीदार होते हैं, पार्टनर होते हैं, या जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अपराध में भागीदार हो, अपराध में साझीदार हो, लेकिन उनका जो इरादा होना चाहिए, मेन अटैक इंटेंशन पर करना है, उनका इरादा अपराध करने का होना चाहिए, तो ऐसी दशा में दोनों को हम क्या कहेंगे, सह अपराधी। यानी कि सह अपराधी माने साझीदार, यानी कि अपराध में भागीदार। अर्थात जब दो या दो से अधिक व्यक्ति इरादे के साथ किसी अपराध में करने में सम्मिलित होते हैं तो उन्हें आपस में एक कॉम्प्लेक्स या सह अपराधी कहा जाता है, ये याद रखिए। जैसे कि हाँ, अगर इरादा नहीं है तो उसे सह अपराधी न कहिएगा। जो क्वेश्चन बनता है वो मॉडल देखिए। अब आप लोग बताएंगे कि क्या अपराध करने का इसका इरादा था कि नहीं। तो 3-4 उदाहरण पर गौर करना है। पहला उदाहरण, ट्रैप विटनेस पूछा जाता है। हनी ट्रैप ना मार दीजिएगा, आजकल हनी ट्रैप भी चल रहा है कि फर्जी नंबरों से कॉल आ रही हैं और आप जैसे ही फ़ोन व्हाट्सएप उठाए, कॉलिंग भाई सतर्क रहिए, नए नंबरों से जल्दी ना उठा करिए। वैसे ही तमाम समस्याएं उत्पन्न हो जा रही हैं और एक बार जब फंस गए तो एक्सटॉर्शन का कार्य क्या हो जा रहा है शुरू, कि पैसा दो नहीं तो अश्लील वीडियो क्या करेंगे, यूट्यूब और सोशल मीडिया पर क्या करेंगे। तो उसका उपाय बताया गया कि आप भी धमकी दीजिए कि हम भी इधर बना लिए हैं, तुम क्या करोगी, वायरल, हम पहले वायरल कर देंगे। तो देखिए उनका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाएगा, आप मिलाते रहिए। तो आप भी धमकी दे दीजिए, डरना नहीं है, ये नहीं कि डर गए तो मर गए। जैसे एग्जाम है तो जो डर गया वो कहाँ पढ़ेगा। तो फिर एक बार बैक होइए भाई। अब जो सह अपराधी होता है 4-5 उदाहरण पूछे जाते हैं, पहले वे क्वेश्चन निकाला जाए। पहला जो पूछा जाता है ट्रैप विटनेस। ट्रैप विटनेस माने पास साक्षी, यंत्र साक्षी, फंसाने वाले गवाह। तो जो ट्रैप विटनेस होते हैं वे अपराध को उजागर करते हैं, न कि अपराध में शामिल होते हैं। एक उदाहरण देखिए, एक आदमी एफआईआर दर्ज कराने गया, दरोगा जी घूस मांग लिए, तो आपका एंटी करप्शन ब्यूरो को आदमी आपका सूचना दिया और एंटी करप्शन ब्यूरो वालों ने नोट 5,000 पकड़ा दिया, पाउडर लगा दिया और कहा कि जाकर दरोगा जी को देना, हम लोग रहेंगे बाहर, तुरंत क्या करेंगे थाने में आ जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम उनका हाथ लोट हमने बाल्टी या पानी में डलवाएंगे और हाथ लाल लाल हो गया, यानी कि यही नोट क्या किए हैं दरोगा जी लिए। तो जो ये घूस दे रहा है, क्या इसका इरादा अपराध करने का है कि अपराध को उजागर। तो क्या ये सह अपराधी माना जाएगा, नहीं। क्यों, क्योंकि सह अपराधी इरादे के साथ जुड़ा रहता है कि अपराध करें। दूसरा, दुराचार की शिकार महिला भी सह अपराधी नहीं है, लेकिन वेश्या सह अपराधी हैं। वेश्या के दलाल और जो ग्राहक हैं वे सह अपराधी हैं। याद रखिएगा, यही आपका बार बार पूछा जाता है, बताया जाएगा। तो अब सह अपराधियों का होता क्या है, तमाम सेक्शन है लेकिन दायरा थोड़ा सीमित रखेंगे।
क्योंकि बस हम ये बता रहे हैं कि कौन साक्ष्य है कौन नहीं है। तो इन्हीं सह अपराधियों में से एक को गद्दार बनने के लिए प्रेरित किया जाता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए ए, बी और सी तीनों साथ साथ एटीएम लूटे थे, साक्ष्य का अभाव था, तो देखिए सरकार क्या करती है कि इसी में से एक को, यानी कि ए को, ये कहती हैं कि तुम बी और सी के खिलाफ गद्दारी करो, और गद्दारी करके तुम बी और सी के खिलाफ आग उगलो। आग उगलो मतलब बयान दो, और ये अपना पहले तुम अपराध स्वीकार करो, यानी कि कोर्ट में तुम अपना अपराध स्वीकार कर लो, कोर्ट से मैं तुम्हें क्षमा करा देंगे, लेकिन इस शर्त पर कि तुम बी और सी के खिलाफ क्या करोगे, जो भी जानते हो सब कुछ घटना के बारे में क्या करोगे बता दोगे। तो किसने गद्दारी कर दी है, तो एक किसको क्षमादान दिया जाता है, सहअभियुक्त की सहअपराधी, सहअपराधी। जब यही पॉइंट पकड़ना है, जब एक को क्षमादान दे दिया गया तो एक का अब नाम चेंज कर दीजिएगा, इसका नाम होगा राज साक्षी, सरकारी गवाह, या जो ज्यादा कंपटीशन में पूछा जाता है इकबाली साक्षी। इकबाली साक्षी का मतलब ये हुआ कि जो अपना अपराध एक्सेप्ट कर लिया है और आप अपने साथियों के खिलाफ अब क्या दे रहा है, साथ। तो सबसे ज़्यादा खतरा किस पर रहता है, ए पर, क्योंकि बी और सी बौखलाए रहेंगे और किसको खोदते रहेंगे, ए को, जैसे मौका मिलता है ठोक देते हैं। इतिहास गवाह है कि तमाम क्रांतिकारियों को फांसी की सजा हुई भारत में, उसमें कोई न कोई एक ऐसा था जो गद्दारी कर गया। और आप भगत सिंह से लेकर सुखदेव सिंह से लेकर तमाम बातें देख सकते हैं जो शहीद हुए, लेकिन आपका उनके साथियों ने ही क्या किया। तो आपका फिल्म भी देख सकते हैं, कई फिल्में बनी हैं। तो ये ऐसी दशा में अब समस्या ये आई कि जो सह अपराधी बयान दे रहा है, साक्ष्य दे रहा है, क्या वह साक्ष्य माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। और पहला सेक्शन आपको उठाना है 133, यानी कि आपका 133। 133 में देखिए क्या कहा गया भाई, खूब पूछा जाता है कि ये जो सह अपराधी हैं ये कॉम्पिटेंट विटनेस होगा, सक्षम साक्षी होगा, और अगर इसके गवाही के आधार पर बी और सी को क्या दी जाती है, सजा, कन्विक्ट किया जाता है, तो वह सजा वैध होगी कि अवैध होगी, तो वैध होगी। लेकिन उल्टा लिखा है अवैध नहीं होगी, तो अवैध नहीं होगी का मतलब हुआ ही क्या, वैध होगी। तो बताइए सहअपराधी का साक्ष्य कैसा साक्ष्य हुआ, तो आपका सारवान की संपोषक, क्योंकि एक अकेले ही इसके आधार पर क्या दी जा सकती है, सजा दी जा सकती है। अब आइए, लेकिन चूंकि सह अपराधी स्वयं अपराध में शामिल रहता है, स्वयं अपराध किए रहता है, अतः कानून ये कहता है कि इसके बयान पर न्यायालय ज़्यादा विश्वास न करे तभी ठीक है, क्योंकि ये विश्वास के क्या है, अयोग्य है। तो तुरंत सेक्शन पकड़ना है 114 का, एल नंबर कौन सा, बी, कि न्यायालय यह अनुमान निकाल सकता है कि सह अपराधी विश्वास के योग्य नहीं है जब तक कि इसकी बातों का समर्थन अन्य साक्ष्यों द्वारा न हो जाए। तो सह अपराधी के बारे में उपधारणा की धारा में है 114 के दृष्टांत नंबर किस में, एक बार देखिए तो सही है ना, पहला चोरी वाला होगा। हाँ, क्योंकि शनिवार आते आते भाई थोड़ा देखिए दिमाग भी सुस्त चलता है, मैंने कई आपका देखिए क्लास भी सुस्त चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। जो स्पीड आपका 5 दिन रहती है, छठवें दिन आते आते थोड़ा कई समस्याएं घेर लेती हैं।
तो आपका इसीलिए रविवार को कभी भी एक्स्ट्रा क्लास नहीं चलाया गया। भाई तमाम जिम्मेदारी हैं, आपका अकेले पूरा व्यवस्था संभालनी है। तो आप सोच सकते हैं कि सर को कितने प्रेशर में होंगे, कितना काम पड़ता होगा। मैंने कि पूरी व्यवस्था संभालिए, नहीं कि 4 लोग हैं कि आपका मैंने दे दिया जाए। तो फिर एक बार देखिए आगे। अब आपको जो पढ़ना है 2 सेक्शन और कम से कम इसमें पढ़ना है। एक 134 पढ़िएगा और एक 156 पढ़िएगा। आइए 156 देखा जाए कि जो सह अपराधी हैं, कैसे घटना घटित हुई, हम लोग कहाँ योजना बनाए, कहाँ से चले और कैसे हम लोगों ने एटीएम लूटा। क्या घटना का पूरा विस्तृत वर्णन साक्ष्य में दे सकता है कि नहीं, बताइए। दे सकता है तो कौन सी धारा कहती है कि पूरा पंचौरा करो। तो दृष्टांत देखिए एक बार 156 का क्या इलस्ट्रेशन ही देखिए कि लूट वाला ही उदाहरण है और पूरा कहा जा रहा है कि विस्तृत वर्णन किया जा सकता है। तो ये विस्तृत बताएगा कि कैसे योजना बनी, कैसे हम लोग गए, कैसे भागे, कहाँ पैसा छुपाए। तो ये साक्ष्य में सुसंगत होगा कि विसंगत, सुसंगत। अब 134 पे आपका पिछली बार जे में भी क्वेश्चन बना, एपीओ में भी आपका क्वेश्चन ये बनता है कि किसी तथ्य को साबित करने के लिए कितने गवाह या साक्षियों की आवश्यकता पड़ती है। तो उसमें देगा 1 2 3 और कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं है। तो आप चौथा ऑप्शन मार कर आइएगा, रट कर जाइए, कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं है, पहला नियम। दूसरा जो क्वेश्चन बना था एपीओ में कि साक्षियों को तौला जाता है, गिना नहीं जाता, यानी कि जो विटनेस हैं उनकी ग्रेविटी, गुरुता आंकी जाती है, संख्या नहीं। 2 शब्द मैं बता रहा हूँ। साक्षियों को तौला जाता है, गिना नहीं जाता, या गवाहों की गुरुता आंकी जाती हैं, उनकी संख्या नहीं। तो यहाँ भी गुरुता आंकिए। एक गवाह है जो अपराध में शामिल था, अब इकबाली साक्षी बन गया, राज साक्षी बन गया, सरकारी गवाह बन गया, क्षमा क्षमा दान पाने वाला गवाह बन गया। तो क्या यह एक अकेला आपका इस अकेले के साक्ष्य के आधार पर इसके साथियों को सजा दी जा सकती है कि नहीं, दी जा सकती है, क्योंकि आपका कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं। केस याद रखिएगा, भुवनी साहू। अगला नियम देखा जब भैया तो आपका सह अपराधी पर बताया गया। अगला आपका देखा जाए कह सकते हैं कि दूसरे मामलों में दूसरे विनिश्चय का साक्ष्य। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी मामले में कोई एविडेंस प्रस्तुत किया गया था और उसमें फैसला भी आया, तो क्या वह साक्ष्य दूसरे मुकदमे में पेश किया जा सकता है कि नहीं, कि इस आधार पर आप कह सकते हैं फैसला दीजिए। नहीं, क्योंकि आपका जो मामला दूसरा चला था वो दूसरे किस्म का था और ये मामला क्या था, दूसरे। तो इसको आगे हम बताएंगे। अब जो क्वेश्चन आपका 2 क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। इस बार भाई एपीओ में ये क्वेश्चन आया था, जे में भी आया था। अब 2 क्वेश्चनों पर गौर करना है और वो 2 क्वेश्चन इस बार के सहित आया था। एक क्वेश्चन आपका ये आया था कि अनुचित साधनों द्वारा, ये आ चुका है क्वेश्चन, अगर अनुचित साधनों द्वारा कोई एविडेंस प्राप्त किया जाता है तो क्या वह रेलेवेंट होगा कि नहीं, उसे साक्ष्य में प्रस्तुत किया जा सकता है कि नहीं। तो आप पहला लाइन जवाब रहेगा किया जा सकता है। अब केवल इतने से काम नहीं चलेगा कि साक्ष्य होगा, किया जा सकता है, यानी कि जिस तरीके से साक्ष्य प्राप्त करना चाहिए उस तरीके का उल्लंघन किया गया हो और साक्ष्य प्राप्त किया गया हो तो सुसंगत साक्ष्य,
या रेलेवेंट जो एविडेंस होता है वह रेलेवेंट ही होता है, भले उसे आपका गलत तरीके से ही ढूंढा गया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि अगर आप चुरा लिए साक्ष्य को प्रस्तुत कर दिए तब भी वैध माना जाएगा, या पुलिस ने गलत तरीका अपनाया, साक्ष्य मिल गया तब भी वह साक्ष्य रेलेवेंट होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और इस पर आपका दो केस याद रखना है। पहला जो मैं केस बता रहा हूँ यही केस पिछली बार आया था, आ चुका है भाई आपका। पुष्पा देवी, यही आया था केस। पुष्पा देवी राम जतिया, पुष्पा देवी राम जतिया वर्सेज M.L. बाधवा। फिर एक बार देखिए, पुष्पा देवी राम जतिया वर्सेज M.L. बाधवा का केस है। इसमें ये कहा गया कि सुसंगत साक्ष्य सुसंगत ही होता है, भले ही उसे CRPC का वायलेशन करके या कानून का उल्लंघन करके प्राप्त किया गया हो। अब ये नहीं अग्राह्य नहीं होगा बल्कि क्या होगा, स्वीकार। एक केस और याद रखना है, वह भी आ सकता है, वह नहीं पूछा था। आपका पुष्पा देवी का केस आया था, वह केस है बारेंद्र कुमार घोष बनाम इम्परर का। ये भी एक एक क्वेश्चन इस पर भी आपका पूरा चांस रहता है बनने का। देखिए, जो बारेंद्र कुमार घोष का जब भी केस पढ़िए तो आपको कौन कौन सी एरिया कवर करनी है, थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। जब भी आप बारेंद्र कुमार का घोष का केस पढ़िए तो पहले तो ये जानिए कि आपका ये केस किन किन धाराओं से अटैच है। तो पहले एविडेंस की धारा 10 से अटैच है, यानी कि आपका क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी, आपराधिक षड्यंत्र। तो चूंकि इसके बाद आपका आईपीसी की धारा 120 ए से रिलेटेड है, इसके बाद आईपीसी की धारा 34 मुख्य रूप से, और भी धाराएं हैं लेकिन मुख्य रूप से किससे रिलेटेड हैं, 3 धाराएं याद रखिएगा। आपका 120 ए, फिर आपका 34 पर लीडिंग केस है, फिर आपका आईपीसी की धारा 94। इससे आप उतना संभव नहीं हमारे भाई सभी धाराओं को बताना, एक एक लाइन हम आगे तो बता ही जाएगा, लेकिन एक एक लाइन हम उल्लेख कर दे रहे हैं कि आप घर पर चाहें तो जाकर इस केस को डिटेल में देख सकते हैं। अब इस केस में जो क्वेश्चन बनता है, देखिए हुआ क्या था। आपका इसका उपनाम भी बनता है, इसका उपनाम है अलीपुर षड्यंत्र केस या आपका डाक खाना लूट कांड, यानी कि पोस्ट ऑफिस लूट कांड। तो अगर ये क्वेश्चन बन जाए कि अलीपुर षड्यंत्र केस किस केस का उपनाम है, तो बारेंद्र कुमार घोष का। दूसरा आपका पोस्ट ऑफिस लूट कांड किसका उपनाम है, तो बारेंद्र कुमार घोष के केस का। तीसरा आपका जज का नाम पूछा जाता है, गलत न हो, जज का नाम लॉर्ड समनर या सुमनर, रट्टा मार कर जाना है, कौन जज थे, सुमनर। और एक कोटेशन सुमनर ने कहा, वह कोटेशन भी बनता है कि जो व्यक्ति मात्र खड़े रहते हैं, अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं, वे भी अपराध में बराबर के दोषी होंगे, शामिल माने जाएंगे। और आज आपका बताना भी है शाम को आपका ज्वाइंट लाइबिलिटी, यानी कि आपका ज्वाइंट लाइबिलिटी में आ जाएगा, और इसके लिए तमाम आईपीसी के सेक्शन पढ़ने पड़ते हैं। तो बारेंद्र कुमार घोष में भी हुआ क्या था, पुलिस ने सीआरपीसी की धारा का वायलेशन करके कुछ एविडेंस कलेक्ट किया, कोर्ट में उसे पेश किया गया। बारेंद्र कुमार घोष ये कह रहा था कि हजूर इस साक्ष्य को माना न जाए, क्योंकि ये साक्ष्य सीआरपीसी का वायलेशन करके पुलिस ने क्या किया है, पाया है।
तो कोर्ट ने कहा कि चाहे सीआरपीसी का वायलेशन करके पाया जाए, किसी तरह से पाया जाए, जो रेलेवेंट एविडेंस है रेलेवेंट ही होगा, भले उसे अनुचित साधनों का प्रयोग करके क्या किया गया है पाया। तो रट्टा मारिए, अब कौन सा दो केस है आपका? पुष्पा देवी, इतना याद रखिएगा, और दूसरा कौन सा है आपका? वारेन कुमार। दूसरा देखिए भाई, इसी तर्ज पर आपका दूसरे अपराधों में, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, केस सहित आया था, रोनी का केस आया था। दूसरे अपराधों के अन्वेषण में प्राप्त साक्ष्य। अब एक समस्या देखिए, मान लीजिए पुलिस है एक अपराध का अन्वेषण कर रही है, तब तक किसी अन्य अपराध में जो साक्ष्य था वह मिल गया। यानी कि एक अपराध का इन्वेस्टिगेशन करते समय अगर किसी अन्य अपराध के बारे में एविडेंस मिलता है, तो क्या उस दूसरे अपराध के बारे में वह एविडेंस साक्ष्य में प्रस्तुत किया जा सकता है कि नहीं? किया जा सकता है। और ये केस याद रखना है, और केस भाई अच्छे से याद रखना है। पिछली बार केस पूछा गया था, वह केस है रोनी वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। रोनी, भाई रट कर जाइए, ये रिपीटेड क्वेश्चन है पिछली बार का ही। यानी कि दूसरे अपराधों के इन्वेस्टिगेशन में जो एविडेंस प्राप्त होता है, अब चार ऑप्शन देगा, सुसंगत या रेलेवेंट होता है, विसंगत होता है, सुसंगत और ग्राह्य दोनों होता है, अग्राह्य होता है। तो आप मारेंगे कि सुसंगत भी होता है, यानी कि रेलेवेंट भी होता है, और एडमिट भी किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, ग्राह्य होता है यानी कि स्वीकार किया जाता है। तो आप क्या मारेंगे? सुसंगत और ग्राह्य। भाई केस याद करके जाइए। अगला देखा जाए टेप रिकॉर्डर, ये भी क्वेश्चन आपका यूपीजे और एपीओ दोनों में आया था, फिर उत्तराखंड इसमें तो नहीं, इसके पहले वाले जे में आया था। मॉडल भले अलग अलग बन गया हो लेकिन क्वेश्चन आपका हर एक जगह आता है। क्वेश्चन का पहले मॉडल देखिए भाई, तब आपका केस वोस बताया जाए। 2 से 3 केस आपको याद रखना है। अगर आपको 2 से 3 केस न आए तो कम से कम मलकानी 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 रट कर जाइएगा। और आपका टेप रिकॉर्डर, तो पहले टेप रिकॉर्डर के बारे में जानिए। टेप रिकॉर्डर एविडेंस है कि नहीं? तो आपका जवाब रहेगा है, इसमें कोई शक नहीं है। टेप रिकॉर्डर कैसा साक्ष्य है? ओरल है कि डॉक्यूमेंट्री है? तो डॉक्यूमेंट्री है, और डॉक्यूमेंट्री में ही ऐड किया गया है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, यानी कि टेप रिकॉर्डर एक दस्तावेजी साक्ष्य है। अगला जो अच्छा क्वेश्चन बनता है कि टेप रिकॉर्डर, जो टेप मैंने जो रिकॉर्ड की गई है, मोबाइल भी आ जाए, जो बातें मोबाइल या टेप में रिकॉर्ड की गई हैं वह किस सेक्शन में रेलेवेंट होगी? तो अगर सेक्शन 6 दे, 7 दे, 8 दे और उपर्युक्त सभी दे, तो भाई उपर्युक्त सभी मारिए, पहला नियम। यानी कि अगर धारा 6 दे, 7 दे, 8 दे और उपर्युक्त सभी दे, तो आप क्या मारेंगे? उपर्युक्त सभी। लेकिन अगर तीनों धाराएं अलग अलग दे, 4 धारा दे दे और इनमें से केवल एक चुनना हो, तो जब एक चुनना हो तो केवल 6 को चुनिए। यानी कि मुख्य रूप से धारा 6 में रेहजेस्ट, यानी कि एक ही समव्यवहार के भाग होने के नाते टेप रिकॉर्डर क्या है? सुसंगत। तो आपका क्वेश्चन बना कि टेप रिकॉर्डर किस धारा में सुसंगत है? 4 में से एक चुनना है, तो धारा 6। टेप रिकॉर्डर किस केस में सुसंगत माना गया? तो मलकानी, आर एम मलकानी के केस में
अब तीसरा क्वेश्चन आपका बन गया कि मलकानी का केस किससे रिलेटेड है, तो धारा 6 से, और पूछ ले कि किससे, तो टेप रिकॉर्ड से। तो टेप रिकॉर्ड के लिए केवल मलकानी हम नहीं पढ़ना है, आपका एक दो और केस पढ़ना है। जो अगला केस है रामा रेड्डी बनाम बीबी गिरी, ये भी लीडिंग केस है, भले ना पूछा गया हो। आपका रामा रेड्डी वर्सेज बीबी गिरी, भाई दो केस सब याद करना है। एक RM मलकानी बनाम महाराष्ट्र राज्य, दूसरा आपका रामा रेड्डी बनाम बीबी गिरी का। दोनों वादों में टेप रिकॉर्डर को साक्ष्य में क्या माना गया, रेलेवेंट। अब रेलेवेंट होने के लिए आपका क्या क्या आवश्यक है, तो 4 बातें आवश्यक हैं। देखिए क्या क्या भाई, जो रिकॉर्ड किया गया है बातें, वह बातचीत के दौरान ही रिकॉर्ड की गई हो, यानी कि जब वार्ता हो रही है उसी समय क्या किया गया हो, बातें रिकॉर्ड। दूसरी, आवाज की पहचान हो सके, यानी कि आवाज क्या की जा सके, पहचानी जा सके। तीसरा आपका कि आवाज से या रिकॉर्डिंग से कोई छेड़छाड़ न की गई हो, यानी कि आपका जो टेप रिकॉर्डर है उसकी प्योरिटी या शुद्धता साबित की गई हो कि हजूर ये जो टेप रिकॉर्डर हैं ये प्योर हैं, शुद्ध हैं, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। और चौथा, जो टेप में रिकॉर्ड की गई बातें हैं वह विवाद से रिलेटेड हो कि फालतू हो, भाई जो विवाद चल रहा है कोर्ट में उससे क्या हो, संबंधित हो कि असंबंधित। तो अब मान लीजिए 10 घंटा रिकॉर्डिंग किया, तो 10 घंटे में 5 मिनट की ही बातें विवाद से रिलेटेड हैं, तो क्या 10 घंटा का टेप सुसंगत होगा कि केवल 5 मिनट का। तो ये धारा 39 में जाएगा कि अगर बहुत बड़ा टेप है तो केवल कितना, जितना कि क्या हो, सुसंगत। एक केस देखिए, दो केस याद रखिए, एक उदाहरण भी देखिए। आपका मुलायम जी का उदाहरण देखा जाए, आपका जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तो एक IPS अमिताभ ठाकुर थे, बताया गया था कल भी शाम को। आपका अमिताभ ठाकुर थे तो वो सरकार की बातें सुन ही नहीं रहे थे, कार्यकर्ताओं की। तो कार्यकर्ता पहुंच गए धर्मेंद्र यादव जी के हैं, फिर मुख्यमंत्री के हैं। इन लोगों ने नेताजी से कहा कि इसे समझा दीजिए, और नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ कर बैठेंगे तो बाद में कुछ ना कहेगा। तो नेताजी ने खुद ही फोन किया और उनको धमकाया। तो अमिताभ ठाकुर ने मोबाइल में वो क्या कर लिया, टेप कर लिया। फिर थाने पर पहुंच गए कि नेताजी के खिलाफ FIR करिए धमकाने के लिए। थानेदार भगा दिया IPS साहब को। फिर 156(3) के तहत CRPC कोर्ट में एप्लीकेशन दिए, कोर्ट के आदेश से FIR दर्ज हुई। फिर पुलिस हिला हवाले की, FR लगा दी, यानी कि ये झूठा आदमी है। देखिए अपने विभाग के वरिष्ठ अधिकारी की नहीं सुनती है पुलिस, और जब रिटायर हो गए तो जाकर योगी जी के खिलाफ बिगुल बजाए, तो वहाँ भी लठियाए गए। और पुलिस वाले देखिए वीडियो आया था और फोटो, कॉलर पकड़ कर वैसे जैसे अभियुक्तों को फेंका जाता है जीप में, जबरदस्ती क्या किया गया, बिना सम्मान के फेंका गया। तो जो रिटायरमेंट के बाद वहीं पुलिस वाले कोई पूछ नहीं देते, यानी कि वहीं पुलिस वाले आपको क्या करेंगे, बेइज्जत करेंगे। तो जब तक व्यक्ति पद पर हैं तभी तक रुतबा कायम, और रिटायरमेंट के बाद रुतबा क्या होता है, तो जो अधिकारी रहते हैं वो सोचते हैं कि रिटायरमेंट के बाद भी रुतबा बना रहे। तो जो इस बात को स्वीकार कर लेता है कि अब हम रिटायर हो गए हैं, संन्यास ले लें, वह ज़्यादा दिन तक जिंदा रहता है। और जो आदमी सोचता रहता है कि हमारा सब कुछ चला गया, रुतबा चला गया,
5-6 साल बाद लुढ़क कर कहाँ पहुंच जाता है, जाकर समाज में देखिएगा, तो अलग बात है। आगे चला जाए तो अगला ये आया कि उसके बाद से तो तमाम समस्याएं हुई। अब मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया कि भाई नेताजी की आवाज़ ली जाए और जो मोबाइल में आवाज़ हैं और जो नेताजी की आवाज़ है उसका क्या किया जाए, मैचिंग करा जाए। तो भेजा जाएगा आपका, मैंने कह सकते हैं कि प्रयोगशाला में, वहाँ मैचिंग होगी। क्योंकि ये हो सकता है, तमाम वीडियो ऐसे बन रहे हैं जहाँ इस समय एडिटिंग ज़्यादा हो रही है। तो भाई आखिर जो वीडियो चल रहा है या जो आपका आवाज़ है, ये तो नहीं है कि बीच बीच में काट कर दूसरे की आवाज़ सेट कर दी गई। तो उसका एक फ्लो होता है जो मशीन द्वारा पकड़ा जाता है, चाहे वीडियो हो अश्लील, चाहे कुछ भी हो। अब वीडियो भी अगर लगातार बन रही हैं और बीच में काट के ऐड किया गया है तो प्रयोगशाला में पकड़ लिया जाता है, तो अलग बात है। अगला देखा जाइए तो आपका टेप रिकॉर्डर हो गया। आज इसको भाई समाप्त भी करना है ताकि सोमवार से बेरेक भी चले। इसके बाद आपका पूछा जाता है एफआईआर, क्या एफआईआर एविडेंस है कि नहीं। और इस बार आपका एमपी में भी पूछा गया था। एमपी में इस बार क्वेश्चन आपका जे में एफआईआर पर आया था, एक क्वेश्चन बनने का पूरा चांस रहता है। तो आपका जवाब रहेगा एफआईआर एविडेंस है, पहला नियम। दूसरा नियम पूछा जाता है कि एफआईआर कैसा साक्ष्य है, सब्सटेंसिव लॉ है कि कार्बोरेटिंग नेचर का। तो कार्बोरेटिंग नेचर का यानी कि समपोषक साक्ष्य है। तीसरा नियम आपका पूछा जाता है कि कब कब एफआईआर सब्सटेंसिव साक्ष्य बन जाता है, कब एफआईआर सारवान साक्ष्य कहलाएगा। तो दो कंडीशन है और वहीं दो कंडीशन याद रखना है। पहली कंडीशन है कि जब एफआईआर दर्ज कराने वाला एफआईआर दर्ज कराने के बाद मर जाए और उसने एफआईआर में अपने मृत्यु के कारणों के बारे में बताया हो या उस संव्यवहार की परिस्थिति के बारे में बताया हो जिसमें उसकी मृत्यु हुई है, तब ये एफआईआर डीडी में कन्वर्ट हो जाएगा, मृत्युकालिक कथन में कन्वर्ट होगा और 32 एविडेंस में आ जाएगा। और दूसरा, जब एफआईआर को न्यायालय में प्रूव कर दिया जाए तो दो दशाओं में ये क्या होता है, आपका कह सकते हैं सारवान। अगला देखा जाए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो तमाम अब जो न्यायिक कार्यवाहियां हो रही हैं वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संचालित की जा रही है। यहाँ भी आपका कई बार क्वेश्चन बना है, गलत न हो, जैसे कि आपने सीसीटीवी कैमरा याद किया है वैसे ही आपको ये भी याद करना पड़ेगा कि क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा जो एविडेंस लिया जाता है वो सही माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, और आपका साक्ष्य माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। तो किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि यह साक्ष्य है, तो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम डॉक्टर प्रफुल्ल, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम डॉक्टर प्रफुल्ल का केस है, एआईआर 2005 सुप्रीम कोर्ट। अंडरलाइन कर लीजिएगा, टोमासो बूनो का केस रट कर जाइएगा, नया जो है सीसीटीवी कैमरा। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में कौन सा केस है, आपका डॉक्टर प्रफुल्ल का, यानी कि स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम डॉक्टर प्रफुल्ल। ये एविडेंस है कि नहीं, एविडेंस है और आपका तमाम जगह जोड़ा गया है वो आगे बताया जाएगा। इस प्रकार लगभग जो पूछा जाता है कौन साक्ष्य है कौन साक्ष्य नहीं, आपका समाप्त हुआ। लेकिन आगे बीच बीच में और बातें क्या होंगी बताई जाएंगी। तो जो सामान्य नियम एविडेंस के थे वह लगभग अब आपका समाप्त हुए। अगर एक दो नियम बचे भी होंगे तो बेयर एक्ट बढ़ाते समय उसको हम कवर कर देंगे। आपका अब आइए
अब आपका चला जाता है प्रियम्बल से। तो सबसे पहले आज उद्देश्य का तो समाप्त कर लीजिए कि आपका साक्ष्य अधिनियम का क्या उद्देश्य है। तो आपका 3 उद्देश्य हैं। साक्ष्य की विधि को समेकित करना, क्रम से याद रखिएगा, बताया गया था। दूसरा क्या उद्देश्य है, परिभाषित करना। और तीसरा क्या उद्देश्य है, संशोधित, यानी कि कंसोलिडेट करना, डिफाइन करना और एमेंड करना। ये क्रम से पीओ में आया है। तो आज इतना ही भाई, क्लास आपका चलेगा। अगला क्लास मुश्किल ही लग रहा है चलना। तो आपका जो क्लास चलेगा मंडे को ही चलेगा आपका। अगला क्लास थोड़ा मुश्किल लग रहा है चलना। शाम को चलेगा भाई, इसीलिए तो रोका।